नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट जंग में आए नए मोड़ की। तेल की किल्लत पर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार की। The United States to decide who we buy oil from. देखेंगे कैसे संसद में सरकार के ढीले पड़े तेवर। कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले से कैसे घिरी सरकार। ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। जानेंगे कौन बनेगा बिहार का नया सीएम। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असम के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद का हटा नाम। बीजेपी सरकार पर उठे सवाल। सीएम हेमंत पर मुसलमानों में फूट डालने के लगे आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात। सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ठीक तरह से नहीं चल रही है सरकार। सेंट्रल फोर्स में 93,000 पद खाली। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 27,000 वैकेंसी। सरकार ने संसद में बताया 5 साल में सीएपीएफ में 86% बढ़े इस्तीफे। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा बदलाव। 8 लाख से ज्यादा इनकम पर नहीं मिलेगा लाभ। यूपीएससी में नियुक्ति पर अदालत से मिली राहत। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 829 अंकों की गिरावट के साथ 76,034 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 227 अंकों की गिरावट के साथ 23,639 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान में लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन हमलों से ना तो ईरानी जनता की उम्मीद टूटी और ना ही ईरानी सेना ने उन्हें निराश किया। उसकी तरफ से भी तगड़ा पलटवार किया जा रहा है। ईरानी हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA की तरफ से डराने वाली चेतावनी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इसे लेकर दुनिया में अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे खाड़ी देशों में भारी तबाही मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि ये हमले रोके जाएं। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि आज अमेरिका के निशाने पर ईरान है, कल कोई और संप्रभु देश भी हो सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया है 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के अंदर 32 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। जब तक दुश्मनी जारी रहेगी, ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस युद्ध में आहत होने वाले आम जनजीवन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और इस चिंता को बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। दरअसल रूसी मीडिया हाउस रशिया टुडे ने भी 3 सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी B-2B बम ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। बेंटोर लैब ने तालेगन 2 न्यूक्लियर साइट की तस्वीर जारी की है, जिसमें बंकर बस्टर बमों से हमले के सटीक इम्पैक्ट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस युद्ध के और खतरनाक मोड़ लेने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कलीबाफ ने बताया है फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीपों के खिलाफ अमेरिका की कोई भी आक्रामकता ईरान को संयम छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। फारस की खाड़ी में जहाजों और क्षेत्र में ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाकर किए जा रहे नए हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि ये युद्ध वैश्विक तेल आपूर्ति के इतिहास में सबसे बड़ी बाधा का कारण बन रहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने अमेरिका और इजराइल से ईरान पर हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही सीज फायर के संकेत दे रहे थे। उनका दावा है कि पहले ही घंटे में अमेरिका ने जंग जीत ली है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका केवल पहले ही हमले में ईरान को चोट पहुंचाने में कामयाब हो पाए, उसके बाद ईरान ने खुद को मजबूती से संभाला और ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। हालांकि उसकी तरफ से भी युद्ध विराम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटी साबित होनी चाहिए। तो एक तरफ युद्ध विराम की शर्तें और दूसरी तरफ तेज होते हमले। ऐसे में देखना यह होगा कि अब ये जंग क्या मोड़ लेती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का सीधा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। पूरे देश में LPG सिलेंडरों की किल्लत हो गई है, जिसे लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है,
तो दूसरी तरफ पीएम मोदी विपक्ष के हमलों से बचने के लिए इस किल्लत को एक अफवाह करार दे रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की क्लास लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में जारी जंग से तबाही अब भारत में भी मचने लगी है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद पूरे देश में तेल और गैस सप्लाई रुक चुकी है, जिस कारण भारत में लोगों को एलपीजी सिलेंडरों की कमी से जूझना पड़ रहा है। देश के कई शहरों में सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। शुरुआती दिनों में सरकार ने दावा किया कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अब इस मंजर को देखकर विपक्ष आग बबूला हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है। सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहेली क्या है और ये समझौते से जुड़ी लगती है। The United States to decide who we buy oil from. राहुल के हमलों के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। एलएनजी कार्गो रोजाना आ रहे हैं, दूसरे मार्गों से भी सप्लाई आ रही है। सीएनजी की सप्लाई 100% जारी है। In the last 5 days, LPG production has been increased by 28%. हरदीप पुरी का ये बयान देश में मचे कोहराम से बिल्कुल उलट है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी विपक्ष के हमलों से बचने के जवाब में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को कैबिनेट बैठक कर अफवाह करार दे दिया। लेकिन फिर भी विपक्ष के हमले कम नहीं हो रहे। आज सुबह ही संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया था। साथ ही नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए थे। एकदम से हुआ। अब देखना ये होगा कि एलपीजी सिलेंडरों की इस किल्लत से आम जनता को कब राहत मिल पाती है। एक तरफ संसद में तेल पर बवाल देखा गया, तो दूसरी तरफ ओम बिरला संसद में सफाई पेश करते नजर आए। विपक्ष के तमाम आरोपों पर ओम बिरला रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दिए। सदन के अंदर विपक्षी सांसदों की एकजुटता ने न सिर्फ सरकार को घेरा, बल्कि बजट और क्षेत्रीय भेदभाव जैसे मुद्दों पर भी तीखे सवाल दागे। साफ दिखाई दे रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव ने स्पीकर के तेवरों में नरमी ला दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में 12 मार्च का दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भले ही संख्या बल की कमी के कारण गिर गया हो, लेकिन इसके सियासी और मनोवैज्ञानिक असर अब सदन में साफ दिखने लगे हैं। जिस सख्ती और अड़ियल रवैये के लिए बिरला जाने जाते थे, अब उनके उन तेवरों में नरमी देखी जा रही है। जब ओम बिरला दोबारा सदन की आसंदी पर लौटे, तो उनका व्यवहार बदला हुआ था। विपक्ष के आवाज दबाने और माइक बंद करने के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने रक्षात्मक अंदाज में कहा कि अध्यक्ष के पास माइक नियंत्रित करने का कोई जादुई बटन नहीं होता है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सदस्य तभी बोल सकते हैं जब उनकी बारी आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्पीकर का ये रवैया साफ बता रहा है कि विपक्ष की एकजुटता ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं सदन में साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने देश और दुनिया के संकटपूर्ण हालात का हवाला देते हुए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। वहीं डीएमके सांसद डॉक्टर गणपति राजकुमार ने केंद्र पर तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े योगदान के बावजूद मदुरै और कोयम्बटूर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी न देना और रेलवे बजट में कटौती करना अन्यायपूर्ण है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को ग्रामीण विकास के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि जहां यूपीए सरकार गांवों को मजबूत करने के लिए मनरेगा लाई थी, वहीं बीजेपी सरकार ने न केवल इसका बजट कम कर दिया, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। 12 मार्च की कार्यवाही ये साफ करती है कि भले ही सरकार के पास बहुमत हो, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने स्पीकर और सत्ता पक्ष को अपनी कार्यशैली पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की बात हो, ईरान इजराइल जंग हो या फिर फारूक अब्दुल्ला पर हुआ हमला।
दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले को लेकर पूर्व सीएम ने कई बातें कही। एक तरफ विपक्ष ने इस मामले को सुरक्षा में चूक बताते हुए मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा संसद में भी उठा है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 11 मार्च की देर रात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ। उन पर यह हमला एक शादी समारोह के दौरान हुआ। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें समय रहते बचा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो 20 सालों से हमले की प्लानिंग कर रहा था। वहीं इस पूरी घटना के बाद अब फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद था, क्या रंजिश थी। मैंने कभी किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी। पहले तो मुझे लगा कि पटाखे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया कि कोई हथियार के साथ समारोह में घुस आया और किसी को खबर तक नहीं हुई। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। खुद की जान बचने पर उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया किया और जांच की मांग उठाई। साथ ही ये भी कहा कि अब देश में नफरत अपने चरम पर है। जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं। एक तरफ जहां फारूक अब्दुल्ला ने जांच की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा संसद में उठाया और सरकार से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने भी इसे सुरक्षा चूक बताते हुए सीधा गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक सवाल किया कि क्या सरकार का इरादा है फारूक अब्दुल्ला को मारने का। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के साथ में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं। जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुई इस घटना पर विपक्षी नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया और कहा कि इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम पर्याप्त होना चाहिए। दुख है कि इस तरह के अटैक नहीं होना चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम पर्याप्त होना चाहिए। और वो बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर उन्हें राजनीति और लोगों के बीच में जाना पड़ता है। उनकी सुरक्षा अधिक से अधिक हो, और जितनी सुरक्षा दे सकती है भारत सरकार, उतनी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना अब सियासी रूप ले चुकी है। हालांकि इस मामले की जांच जारी है, लेकिन खड़गे के बयान ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में ला दिया है और माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर इतनी जल्दी शांत नहीं बैठने वाला। यानी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर हुए हमले की चर्चा हो रही है, तो बिहार में नए सीएम को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश के बेटे निशांत को सीएम बनाया जाए, लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिससे बिहार के नए सीएम के संकेत मिले हैं। तो कौन बनेगा बिहार का नया सीएम, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बवाल मचा हुआ है। खबर यह आ रही है कि 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे और अप्रैल में वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। अब बीजेपी का कहना है कि नए सीएम को लेकर एनडीए फैसला करेगा, जबकि जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार के फैसले से जेडीयू कार्यकर्ता नाराज हो गए और बीते दिनों पार्टी दफ्तर में उनका गुस्सा भी देखने को मिला। लेकिन जब निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन की तो फिर कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी शांत हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और इसकी एक झलक पटना के पार्टी कार्यालय में देखने को भी मिली। जब निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पहली बार कार्यालय पहुंचे, तब कार्यकर्ताओं ने बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के जमकर नारे लगाए। इसके बाद से ही निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन इस बीच एक फोटो सामने आया जिसने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। फोटो में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर सीएम नीतीश कुमार हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी हाथ जोड़े जनता का अभिवादन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार का हाथ होने की बात की चर्चा अब होने लगी है। कयास है कि नीतीश कुमार बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही बनाएंगे।
चर्चा तो यहां तक हो रही है कि नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने नीतीश की किस नस पर हाथ रखा है जो उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि अब बिहार का नया सीएम कौन बनेगा, तो सवाल अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार लंबे समय से इस प्लेन क्रैश की जांच की मांग कर रहे हैं, जिसे लगातार अनसुना किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब रोहित ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है, तो क्या कुछ बात हुई दोनों नेताओं के बीच, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग लगातार की जा रही है। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार इस घटना की जांच की मांग कई बार उठा चुके हैं। इसी सिलसिले में अब उन्होंने संसद भवन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि प्लेन क्रैश से जुड़े मामले में ना ही अब तक कोई एफआईआर लिखी गई और ना ही सीबीआई जांच की कोई जानकारी मिल पाई है। मैं अपने अंकल की जान जाने की जांच करा कर रहूंगा। जहां तक सुनेत्रा पवार की बात है, वो अभी सत्ता में है। सत्ता पक्ष के लिए ये सब आसान होता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा ये मैं नहीं कह सकता। सभी की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, उन्हें भी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका कि असल में मामला सीबीआई तक पहुंचा भी है या नहीं। तो वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर पूरा समर्थन और हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई है। अब देखना ये होगा कि अजित पवार विमान हादसे की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अजीत पवार के निधन को लेकर सवाल थम नहीं रहे हैं, तो सवालों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी घिरे हुए हैं। विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला रहा है और इंडिया गठबंधन के कुल 180 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। विपक्ष के मास्टर प्लान ने सरकार और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले ही चली जाएगी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी पूरी कर ली है और इस तैयारी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा में 120 से ज्यादा सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यहाँ जरूरत 100 सांसदों की होती है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहाँ इसे 60 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि राज्यसभा में जरूरत 50 सांसदों की होती है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोपों की एक चार्जशीट तैयार की है। इनमें सबसे गंभीर मुद्दे हैं भेदभावपूर्ण व्यवहार, विपक्षी दलों के साथ उन पर पक्षपात का आरोप है, इलेक्शन फ्रॉड, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर रोड़े अटकाना, वोटिंग राइट्स यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग से वंचित करने का आरोप भी ज्ञानेश कुमार पर है। ये सारा विवाद ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। जानकारों और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी 13 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस की कॉपियां जमा कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सबसे पहले सदन में नोटिस दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के पास वीटो पावर होती है। वो चाहे तो इस प्रस्ताव को पहली नजर में ही खारिज कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो भी गया तो बहस और जांच में महीनों लग सकते हैं। भले ही चुनावों से पहले ज्ञानेश कुमार को हटाना तकनीकी रूप से मुश्किल दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने माहौल गरमा दिया है। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जारी रहेगी। खैर, नतीजा जो भी हो, लेकिन विपक्ष के इस दाव ने चुनाव आयोग की साख और सरकार की रणनीति पर सवालिया निशान जरूर लगा दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष के लिए अब संसद में वोटिंग पर जीत पाना नाकों चने चबाने जैसा हो गया है। ये बात तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सत्ता पक्ष के
कुछ सांसदों का जो ज़मीर है वो गिरवी रखा हुआ है वो वापस नहीं आ जाता है, उसके बाद तो चाहे फिर कोई स्पीकर हो या फिर प्रधानमंत्री का भोंपू हो, उसको हटाने में विपक्ष को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।